जरूरी नहीं कोई जीने का सहारा हो, जरूरी नहीं कोई जीने का सहारा हो, जरूरी नहीं जिसके हम हैं वो हमारा हो। कुछ कश्तियां डूब जाया करती हैं, कुछ कश्तियां डूब जाया करती हैं, जरूरी नहीं हर कश्ती की किस्मत में किनारा हो। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 16 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 मार्च 2026 का करंट अफेयर, है ना। क्लास को आपको बेटा ध्यान से लेना है ना। क्लास को आपको ध्यान से छापते हुए लेना है, माइंड में छाप लेना बेटा ना। माइंड खोल के बैठना है क्लास के अंदर, छापते हुए खोपड़ी में, है ना, ठोक लो अंदर, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हो रहे वुमन इन एग्री फूड सिस्टम वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है ना। तो हाल ही में बेटा क्या हो रहा है दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका वुमेन्स इन एग्री फूड सिस्टम का जो आयोजन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, और ये सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो उसका उद्घाटन किया है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत की हैं, उन्होंने जो है ना ये वुमेन्स इन एग्री फूड सिस्टम जो है ना इसका उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है फीमेल को भी कृषि क्षेत्र में, है ना, समान लैंगिकता मिले, है ना, समान लैंगिकता में मजबूती दे, है ना। जिस प्रकार से एक मैन है ना कृषि खेती किसानी करता है ना, उनकी बराबरी एक फीमेल को भी मिले, महिला को भी। इसका उद्देश्य ये है ना। ये आपका वुमन इन एग्री फूड सिस्टम जो है ना आपका, इसका जो वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, इसका मतलब है कि महिलाओं को भी कृषि क्षेत्र में, है ना, एक पुरुष के समान ही समानता मिले, है ना, जो आपका समानता मिले, और साथ साथ में ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं को भी भागीदारी मिले, है ना। इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू, है ना। आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ना 100% क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। 100% क्वेश्चन आने वाला है, ये छाप लेना अपनी खोपड़ी में, जरूर आएगा, ये आने वाले एग्जाम में आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना है बेटा, संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र जो आपका है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को, ध्यान रखना है बेटा, वर्ष 2026 को, वर्ष 2026 को, 2026 को, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान महिला किसान वर्ष घोषित किया है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, उसने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस घोषित किया है। और 2015 में किया था कृषि वर्ष, तो किया था कृषि वर्ष घोषित किया था 2015 में संयुक्त राष्ट्र में, है ना। कृषि वर्ष किया था आपका 2015 में, और इस साल 2026 को घोषित कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है किसने, संयुक्त राष्ट्र ने, 2026 पूरे वर्ष को। तो ये बेटा क्वेश्चन आने वाला है, आने वाले एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित है। क्लियर है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हो रहे वुमन इन एग्री फूड सिस्टम जो है ना उसका वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और संयुक्त राष्ट्र ने 2026 वर्ष को जो है ना आपका उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया है ना। और साथ साथ में ही आपको ये देखना है कि जो सम्मेलन जो जो भारत में जो अब चल रहा है, वो उसका जो मकसद है किसान, जो महिलाओं को किसानी में भी भागीदारी, और जो किसानी में आपकी जो है ना समलैंगिकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किस मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता का निधन हुआ है। ठीक है, अभी हाल ही में एक मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता का निधन हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है बेटा, इंडोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है। इंडोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है ये समझिए आप, है ना। इंडोलॉजिस्ट मतलब ये होता है कि भारत की इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भाषा के संबंध में एक अकादमिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति इंडोलॉजिस्ट कहलाता है। ध्यान रखना है ना,
जिस व्यक्ति ने भारत की संस्कृति, ध्यान रखना बेटा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यता, है ना, भारत की क्या बेटा, इतिहास, है ना, भाषा, है ना, या भाषाओं कर लो, भारत में बहुत सारी भाषाएं है ना, भाषाओं और धर्म आदि का अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया हो। क्या किया हो बेटा, अकादमिक अकादमिक अध्ययन किया हो, वो व्यक्ति कहलाता है इंडोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, इंडोलॉजिस्ट। जिस भी व्यक्ति ने भारत की संस्कृति, भारत की भाषाओं, भारत की सभ्यता, भारत के धर्मों से संबंधित एक अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया हो, अध्ययन किया हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब संस्कृति बेटा भारत की बहुत है, भारत की संस्कृति बहुत बड़ी है, भाषाएं संस्कृति में जाती हैं, भारत के मंदिर, है ना, भारत की किस मंदिर को किसने बनवाया, है ना, किस कला में बनाया गया। तो इस प्रकार की जो है ना सभ्यता ही बहुत आपकी है ना, इतिहास भारत का बहुत बड़ा है ना। तो धर्म आपके भारत के अंदर जो है ना, पूरे जितने भी धर्म है, तो इनके बारे में अकादमिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति इंडोलॉजिस्ट कहलाता है ना। और भारत की इन सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, क्या मिला था उसको, पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पहले उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, उनका अभी निधन हुआ है, हरमन कुलके, है ना। अभी हाल ही में हरमन कुलके का निधन हुआ है, जो एक कौन थे, इंडोलॉजिस्ट थे, और ये इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2010 में। ध्यान रखना बेटा, 2010 में इनको पद्मश्री जो आपका है, पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ना, अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, सम्मानित किया गया था। क्लियर है। तो हरमन कुलके को 2010 में भारत सरकार ने 2010 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था, और ये भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषाओं और आदियों का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, निधन से क्वेश्चन आता है, और ये पद्मश्री अवार्ड जो विजेता थे, इनका तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हुआ है। अभी हाल ही में बेटा एक अभिनेत्री है ना, भारत की एक अभिनेत्री का निधन हुआ है, तो उनका नाम है मधु मल्होत्रा। अभी हाल ही में बेटा मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है। ये भारत की एक प्रसिद्ध क्या थी बेटा, अभिनेत्री थी, जिन्होंने कर्ज मूवी में भी भाग लिया था आपका, है ना, एक्स बजट बहुत सारी मूवी थी, है ना, तो मूवियों के बारे में नहीं पूछेगा, तो मूवियों में मतलब आपका भाग लिया था, और मधु मल्होत्रा इनका नाम था, इनका हाल ही में निधन हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साउथ इंडियन बैंक ने किससे मिलकर नई ईपीईएफ भुगतान सेवा शुरू की है। अभी हाल ही में बेटा साउथ इंडियन बैंक ने, किसने, साउथ इंडियन बैंक ने किससे मिलकर एक नई ईपीएफ भुगतान सेवा शुरू की है ना। तो किससे की है, ये आपके लिए जानना है। तो ये की है बेटा ईपीएफओ ने, है ना। अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफओ के साथ मिलकर नई ईपीएफ भुगतान सेवा शुरू की है। अच्छा, ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है बेटा, उसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो एम्प्लॉइज प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ मिलकर साउथ इंडियन बैंक ने अभी हाल ही में नई ईपीएफ भुगतान सेवा शुरू की है। ये आपके लिए याद रखना है बेटा, ठीक है ना। अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने जो है ना आपकी ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक नई भुगतान सेवा शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया है, और ये प्रस्ताव किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में बेटा मिजोरम विधानसभा ने ना एक प्रस्ताव पेश किया है ना, और उस प्रस्ताव में विषय है मिजो भाषा का, है ना। क्या प्रस्ताव है, मिजो भाषा का, और ऐसा प्रस्ताव है कि मिजो भाषा को भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें शामिल करने के लिए, है ना।
तो उस विधेयक को या उस प्रस्ताव को किस मंत्री ने पेश किया है? सबसे पहले तो बेटा हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है, इसका भाषाओं का उल्लेख जो है आपका वो किसमें है? भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और मिजोरम विधानसभा का यही कहना है कि हमें इस अनुसूची में हमें शामिल कीजिए। किस भाषा को? मिजो भाषा। जो आपकी जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं होती है ना, उनकी उस भाषा का सरकार संरक्षण करती है, उसको प्रसार के लिए बढ़ावा देती है और उन्हीं भाषाओं को जो है ना एक मान्यता प्राप्त होती है। गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट संस्थाओं में उस भाषा का चलन ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में बेटा जो प्रस्ताव पेश किया उस मंत्री का नाम है बनलाल थलाना। बनलाल थलाना जो है आपके वो शिक्षा मंत्री है। कौन है बेटा? शिक्षा मंत्री हैं मिजोरम सरकार के। कौन है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री, है ना, सॉरी केंद्रीय राज्य मंत्री ना। तो राज्य मंत्री हैं आपके कौन? बनलाल थलाना, जिन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है मिजो भाषा के बारे में, है ना। और ये कौन है बेटा? शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री है बनलाल थलाना। इन्होंने जो है ना मिजोरम विधानसभा में प्रस्ताव जो है ना पेश किया है मिजो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए, इस प्रकार से, है ना। चलिए थोड़ी सी हम भाषा के बारे में जान लेते हैं बेटा, है ना। तो जो भाषा आपकी है ना, भाषाएं जो है ना, भाषाएं जो है आपकी है, तो भारतीय संविधान में ध्यान रखना, भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख, किसका बेटा? भाषाओं का जो उल्लेख है या प्रावधान है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसमें है संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाषाओं का उल्लेख जो आपका है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में है और मूल संविधान में, किसमें बेटा? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी। ये कब की बात है बेटा? 1950 की बात। कब की है? 1950। जब संविधान लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहते हैं, जो लागू हुआ था उसे, है ना। जो लागू हुआ था मूल संविधान कहते हैं और मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाएं, ठीक है ना। और वर्तमान में कितनी भाषाएं बेटा? वर्तमान में 22 भाषाएं। वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, है ना। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, है ना। क्लियर है। और जो आपकी जो बेटा ध्यान रखना, आपको 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन में जोड़ा गया सिंधी भाषा को, है ना। मतलब कब हुआ बेटा? 1967 में हुआ, 1967 में हुआ था, है ना। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसमें? 8वीं सूची में, है ना। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा को जोड़ा गया था संविधान में जो है आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ। संशोधन हुआ कब हुआ बेटा? ये 1992 में हुआ, ठीक है ना। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? कोंडकी, मणिपुरी और नेपाली। 3 भाषाएं जोड़ी 1992 में 71वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो किस समय कितनी भाषाएं कब जुड़ी, ये बोलना चाह रहा हूं संविधान में। तो पहला जो भाषा जुड़ी थी बेटा, वो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में थी सिंधी भाषा जुड़ी, है ना। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं और जुड़ी, ठीक है ना। फिर बेटा 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ 2003 में। कब हुआ?
2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी बेटा, है ना। कौन कौन जोड़ी? मैथिली, मैथिली, संथाली, मैथिली संथाली, डोंगरी, डोंगरी, डोंगरी और बोडो। इस प्रकार से संविधान में कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 22 भाषाएं हो गई, है ना। ये आपके भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और मूल संविधान में 8वीं सूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं, है ना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 1967 में हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 3 भाषा जुड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना। और 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, 4 भाषा जोड़ के इस प्रकार से संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं। और अभी हाल ही में विधानसभा में जो है ना आपकी मेघालय की जो आपकी विधानसभा है ना, मिजोरम, है ना, मिजोरम की विधानसभा में अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है मिजो भाषा के लिए, यदि वो जुड़ जाती है 23 हो जाएंगे। अभी प्रस्ताव है ना, अभी प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? अभी हाल ही में नेशनल क्लाइमेट स्टेट इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत किसने की? ठीक है बेटा, तो ये की है नाबार्ड ने। किसने की है? नाबार्ड ने की है, कुछ ध्यान रखना है। किसने की है बेटा? नाबार्ड ने की है। किसने की है? नाबार्ड ने की है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ठीक है। किसने की है बेटा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बेटा, कृषि विकास बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नाबार्ड ने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है, ठीक है ना। क्लियर है? इस ये बेटा एक चैलेंज जो है आपका है, एक प्रतियोगिता है। क्या है? प्रतियोगिता है, ध्यान रखना। क्या है? ये एक प्रतियोगिता है। क्लियर है? और किसके लिए है? यदि कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी वैज्ञानिक संस्था है ना, टेक्नोलॉजी जो आपकी है, वो कोई ऐसा ऐप बनाए या कोई ऐसा शोध करे जो किसानों के लिए जो है बीमारियों, मौसम संबंधित जो है ना पूर्व अनुमान लगा के सटीक दे, है ना। तो उसके लिए क्या है बेटा, जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी अच्छा काम करेगी, उसको पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। इस प्रकार का उद्देश्य से जो है ना नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज की स्थापना की। एक चैलेंज है, ये एक प्रतियोगिता है। किसके लिए? जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए चैलेंज है, जो ऐप बनाती है ना। सरकार ने बोला इस चैलेंज के हिसाब से, इस प्रतियोगिता के हिसाब से, जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है जो रिसर्च करती है, जो बड़े बड़े ऐप बनाती है, यदि वो कोई ऐसा ऐप या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आए जो किसानों के लिए एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी, जो मौसम संबंधित जानकारी ठीक से और सटीक प्रकार से दे, कब मौसम कैसा रहेगा इसका हिसाब दे, है ना, तो उसके लिए हम क्या है, पुरस्कार देंगे, उस कंपनी के लिए पुरस्कार देंगे। ये चैलेंज है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? जलवायु जो आपकी है, क्या है? जलवायु, जलवायु लचीलापन, लचीलापन, जलवायु लचीलापन, जलवायु प्रणाली को मजबूत करना, है ना, प्रणाली को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु जो आपकी लचीलापन प्रणाली है उसको मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है ये। क्या है? राष्ट्रीय पहल है ये, ठीक है ना। क्लियर है? जलवायु लचीलापन प्रणाली मजबूत करने के लिए, है ना, एक लचीलापन जो है ना आपका राष्ट्रीय पहल है ये। जलवायु के बारे में जानकारी जो भी संस्थान, वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है वो सटीक देगी, एक तरफा देगी, जो सही देगी, उसको प्रतियोगिता रहेगी। इसमें बेटा पुरस्कार दिया जाएगा। फर्स्ट पुरस्कार रहेगा आपका, है ना, पहला पुरस्कार जो रहेगा, प्रथम पुरस्कार, है ना, प्रथम पुरस्कार रहेगा, पुरस्कार रहेगा प्रथम, पहला या पुरस्कार, पुरस्कार जो रहेगा बेटा वो रहेगा 15 लाख रुपए। कितने का रहेगा? 15 लाख। जो भी कंपनी अच्छी तरीके से सटीक जानकारी देने के लिए मौसम संबंधित, जलवायु संबंधित पहला अच्छा काम करेगी, उसमें से प्रथम पुरस्कार रहेगा आपका 15 लाख का। दूसरा पुरस्कार रहेगा, दूसरा रहेगा 10 लाख का, 10 लाख का। और तीसरा पुरस्कार जो रहेगा
वो 5 लाख का रहेगा, है ना, 5 लाख का रहेगा, ध्यान रखना, 5 लाख का। क्लियर है? तो ये किसानों के लिए, एक किसानों के लिए सुविधा देने के लिए, ये मतलब यह कंपनियों के लिए क्या टास्क दिया है, प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए बोला है ना। तो जो नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज की ओर से शुरुआत की गई है, ये एक प्रतियोगिता है ना। इसमें जलवायु लचीलापन प्रभावी मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसमें कंपनियों, वैज्ञानिकों के लिए एक मतलब खुला जो है प्रतियोगिता, खुला चैलेंज दिया है कि जो भी कंपनी, जो भी वैज्ञानिक जो है ना, किसानों के लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आए जो जलवायु संबंधित सटीक जानकारी दे, उसके लिए हम पुरस्कार देंगे। प्रथम पुरस्कार 15 लाख का रहेगा, दूसरा पुरस्कार 10 लाख का रहेगा, तीसरा पुरस्कार 5 लाख का रहेगा, है ना। और ये किसने चालू किया बेटा? ये किया नाबार्ड ने चालू किया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ये चालू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक और विकास बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1982 में हुई, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है बेटा इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर, है ना, सिफारिश पर इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखना। क्लियर है? शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की थी 1982 में, 1982 में। इसी ने ये आपका नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन के चैलेंज की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऐप से पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया है? ठीक है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऐप से पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया है? मतलब अश्लील, अश्लील क्या बेटा? अश्लील कंटेंट, अश्लील कंटेंट जो होता है ना, अंडरस्टैंड जो वीडियो डाल देते हैं टेढ़ी, है ना, अर्धनग्न फकीरों की तरह, है ना, तो वो जो आपकी जो वीडियो है उनको, उस कंटेंट को हटाने के लिए सरकार ने ऐप को आदेश दिया है। साथ साथ में ऐसा बोल सकते हैं आपत्तिजनक, है ना, आपत्तिजनक जो कंटेंट है उसको हटाने का जो है सरकार ने आदेश दिया है ना, ऐप को। और वो ऐप का नाम है बेटा टेलीग्राम है। आजकल टेलीग्राम पे बेटा नए नए ग्रुप बन रहे हैं, नए नए आपके चैनल बन रहे हैं, उस पर आपत्तिजनक अश्लील वीडियो डाल रहे हैं लोग, है ना, कुछ भी अनसेंड। तो केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को ही आदेश दिया है कि आप अपने उससे कंटेंट जो आपका है उसको हटाओ। और टेलीग्राम पर जो है ना ऐसे चैनल जो आपके हैं बेटा 3142 जो चैनल है बेटा, है ना, चैनल है, उनको आदेश दिया है ना, स्पेशली किसको दिया बेटा? उनको आदेश दिया है, इनको हटाओ, है ना। जो टेलीग्राम पर 3142 ऐसे चैनल चल रहे हैं जहां पर अश्लील वीडियो डली हुई है, जहां पर आपत्तिजनक जो है ना आपके कंटेंट डला हुआ है, उनके लिए बोला है कि इनको बैन करो, इनको हटाओ, इनको डिलीट करो। ठीक है ना। और ये किस कानून के अनुसार काम किया बेटा? ये कौन सा कानून के लिए? तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के तहत ये क्या दिया है बेटा? इन्होंने आदेश दिया है। कानून कौन सा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत बोला है टेलीग्राम से कि आपके 3142 चैनल ऐसे हैं जिनमें आपत्तिजनक या अश्लील वीडियो डली हुई है या पायरेट कंटेंट डला हुआ है, उनको हटाओ, आप उनको क्लियर करो, वरना आप पर जो है ना जो भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो है कहने का मतलब उनको हटाने का डायरेक्टली आदेश दे दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे बेटा। इससे पहले केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया था, है ना। अभी हाल ही में किया बेटा 24 फरवरी 2026 को, ध्यान रखना 24 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो ऐसे जो आपकी साइट है, प्लेटफॉर्म है जो अश्लील वीडियो दिखा रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो दिखा रहे हैं, उन प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया डायरेक्टली। उनमें आपको ये 5 ब्लॉक बेटा, 5 है ना, आपको ध्यान रखना 5 किए, है ना, 5 किए। मैं आपको 5 का नाम बता रहा हूँ। मूड एक्स VIP 1, है ना, कोयल प्ले प्रो 2, डिजी मूवी प्लेक्स 3 और फील और जुगनू, ये 5 जो है ना आपके OTT क्या बेटा? OTT प्लेटफॉर्म को बेटा क्या किया है इन्होंने? ब्लॉक कर दिया है, ध्यान रखना। कब किया है ये? फरवरी 2026 में किया है। ये अभी केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया है जो अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया करते थे, जिनमें से आपका मूड एक्स VIP, कोयल
प्लेब्रो, डिजी मूवी फ्लैक्स, फील और जुगनू, इनको ब्लॉक किया है। साथ में ही जुलाई 2025 में बेटा 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी केंद्र सरकार ने ब्लॉक किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आज का कंटेंट है बेटा पूरा क्लियर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बताया मैंने आपको, इसमें एक दो क्वेश्चन इतने पावरफुल हैं कि आपको एग्जाम में देखने को 200% मिलेंगे, ठीक है ना। ये गारंटी है मेरी, 200% किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं। आज की हर क्लास में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूरे आईएमपी दे रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 5 से 6 7 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुत ज्यादा आपको फिजूल चीजें नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतना इतना सारी पढ़ाई होती है कंपटीशन एग्जाम में, है ना, उसमें हमको सब नहीं पढ़ना है ना। हमें वहां पैर रखना है जहां कोई नहीं रखता है ना, तब आप सक्सेस होगे, है ना। तो हमें सिलेक्टेड जो है आपकी क्वेश्चन पढ़ना है ना, उसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।